इंडिया पाकिस्तान के साथ ऐसी लोकेशंस को टारगेट करता है जहां पर टेरर कैंप्स थे। India carried out a series of airstrikes overnight, hitting the Pakistan-administered part of the disputed Kashmir region and Pakistan itself. इसके जवाब में पाकिस्तान इंडिया के सिर्फ मिलिट्री पॉइंट्स को ही टारगेट करता है। Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. Bismillahirrahmanirrahim. 2 से 3 हफ्तों तक की टेंशन बनी रहती है और फिर फाइनली सीज फायर हो जाता है। लेकिन आज तक इंडिया अपने क्लेम से पीछे हटने को तैयार नहीं है कि उसने पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ टेरर कैंप्स को ही टारगेट किया था। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। और आज की वीडियो में हम इन्हीं टेरर कैंप्स के बारे में बात करने वाले हैं और यह जानने की कोशिश करने वाले हैं कि यह कौन से टेरर कैंप्स हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं और क्या वाकई में पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। स्काई न्यूज के साथ में पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर का एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तान वाकई में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो उसके जवाब में वो कहते हैं यस, ये काम पाकिस्तान पिछले कई सालों से ब्रिटेन और यूएस के लिए करता आ रहा है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades. अब उनकी इस स्टेटमेंट को पूरे सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया जाता है। ये कह करके पाकिस्तान ने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। लेकिन जाहिर है कहीं अमेरिका पापा को बुरा ना लग जाए, इसीलिए उनकी पूरी स्टेटमेंट को समझा नहीं जाता। वो कहते हैं कि हम ये डर्टी काम यूएस और ब्रिटेन के लिए पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और आज उसी सेम टेररिज्म का पाकिस्तान खुद विक्टिम है। And West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. We had not joined the war against Soviet Union, and later on the war after 9/11. This Pakistan's track record, was not unimpeachable track record. अब यूएस ने अफगान सोवियत वॉर के टाइम पर कौन-कौन से गेम्स खेले थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। एवरीबडी नोज कि ये टेररिज्म कहां से आया है और पाकिस्तान किसका बोया हुआ बीज काट रहा है। पाकिस्तान को यूएस ने एक प्रॉक्सी के रूप में यूज किया और फिर यहाँ मेस क्रिएट करके निकाल गया। उस मेस को पाकिस्तान आज तक खाली जेब के साथ साफ कर रहा है। तो जब टेररिज्म की बात आती है तो अमेरिका पापा को क्यों नहीं कुछ कहा जाता, जो ओपनली इन ऑर्गेनाइजेशंस को या इन टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड करता रहा है। लेकिन सब पाकिस्तान से ये एक्सेप्ट जरूर करते हैं कि जो टेररिज्म पाकिस्तान में डीपली रूटेड है, उसे बस एक स्विच बटन से ऑफ कर दिया जाए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक टेररिस्ट स्टेट होती क्या है। एक टेररिस्ट स्टेट वो होती है जो अपनी रिसोर्सेज और अपनी अथॉरिटीज का इस्तेमाल करती है अपनी ही कंट्री, दूसरी गवर्नमेंट या दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक्ट ऑफ वायलेंस और इंटिमिडेशन करने के लिए। और ये मोस्टली वो करता है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। क्या पाकिस्तान इस डेफिनेशन पर पूरा उतरता है? जी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुद टेररिज्म का विक्टिम बना हुआ है। इतने अटैक्स पाकिस्तान के इन टेररिस्ट्स ने बाहर नहीं किए होंगे जितने अटैक्स इन्हीं टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर किए। पाकिस्तान ने आज तक 70,000 से अधिक जाने खोई हैं, जिसमें मोस्टली सोल्जर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान में हर दूसरे दिन मिलिट्री को निशाना बनाया जाता है, सिविलियन को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान टेररिज्म का इतने लंबे समय से विक्टिम रहा है कि आज यहाँ के लोग टेररिज्म से घबराते नहीं हैं, बल्कि यूज्ड टू हो फायरिंग होना, धमाके होना या फिर मुल्क के हालात खराब होना, ये सब एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है। तो क्या एक ऐसी कंट्री जो खुद दुनिया में सबसे ज्यादा टेररिज्म से सफर कर रही है, यूज हम एक टेरर स्टेट मानेंगे? पाकिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब हुआ, जहां पर इकोनॉमिक लॉस भी हुआ, मिलिट्री लॉस भी हुआ और कई टेररिस्ट्स को जान से मारा गया। अब बात करते हैं इंडिया के क्लेम्स के बारे में। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पहलगाम में एक अफसोसनाक वाकया होता है। इस हमले के बाद FIR 10 मिनट में दर्ज की जाती है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही इंडियन अथॉरिटीज अंदाजा लगा लेती हैं कि यहाँ पर एक फॉरेन हैंडलर शामिल है जो कि पाकिस्तान है। यानी कि किसी भी तरह के टेरर अटैक के बाद आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, उसके बाद आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन शामिल हो सकता है। लेकिन इंडिया में सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही बिना इन्वेस्टिगेशन के ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि पाकिस्तान ही इस सब के पीछे है। उसके बाद फिर इंडियन मीडिया अपने ट्रस्ट मी ब्रदर वाले सोर्सेज का यूज करता है और अलग अलग तरह के एविडेंस लेकर सामने आता है। यहाँ तक कह दिया जाता है कि पहलगाम वाले हमले में शामिल एक टेररिस्ट पाकिस्तान का एक्स मिलिट्री ऑफिसर है या पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ पहले कनेक्टेड रहा है, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर चुका है। लेकिन जब आप इन एविडेंस की सोर्सेज मांगते हैं तो इंडियन मीडिया के पास ट्रस्ट मी ब्रदर के अलावा और कोई जवाब नहीं होता। खैर,
अब इनके एविडेंस की क्या ही बात करें। यहाँ तो आसिम मुनीर के ऊपर ही सीधा इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने पहलगाम को पर्सनली प्लान किया था। पहलगाम के हमले में एक नाम बार बार लिया जा रहा था और वो है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहले पहलगाम के हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उनकी वेबसाइट हैक कर ली गई थी, तो वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहरहाल इंडिया TRF को जैश ए मोहम्मद या फिर लश्कर तैयबा के साथ जरूर जोड़ता है कि यह उनका ऑफशूट है। इसका मतलब ये हुआ कि लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद जो पहले एग्जिस्ट किया करती थी, वो आज भी एक्टिव है पाकिस्तान में और वहां से इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैला रही है। आपको बता दूं कि TRF लश्कर तैयबा का ऑफशूट है। ये क्लेम मेनली इंडियन मीडिया से ही निकाल कर आया है। इसको लेकर कोई भी इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है कि ये वाकई में लश्कर तैयबा का ऑफशूट है। एक और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि TRF को एक UN डिजाइनेटेड टेरर ग्रुप नहीं माना जाता, क्योंकि ये विद इन इंडिया एग्जिस्ट करता है और ये खुद को इंडिया के या फिर कश्मीर के मुजाहिदीन करके रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर कश्मीर में अपनी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। TRF को लेकर जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब आपको सिर्फ इंडियन मीडिया की तरफ से ही मिलेंगी, जो कि हम ऑब्वियसली कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सोर्सेज होती हैं। ट्रस्ट मी ब्रदर, क्योंकि लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के साथ अगर किसी भी इंडिविजुअल का नाम जुड़ता है तो उसका नाम OFAC की लिस्ट में डाल दिया जाता है। ऐसा TRF के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि TRF को लेकर अभी तक कोई भी इनफ एविडेंस इंटरनेशनल बॉडीज के पास नहीं है कि वो TRF को कोई डिजाइनेशन दे सके। अब इसके बाद इंडियन मीडिया की तरफ से अलग अलग तरह के एविडेंस शेयर किए गए कि कैसे TRF एक्चुअली में पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। ये तक कहा गया कि TRF के अकाउंट्स भी पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप सोर्सेज की बात करेंगे अगेन इंडियन मीडिया से, तो उनकी सोर्स होगी ट्रस्ट मी ब्रदर या फिर उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि जाहिर है एक इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं माना जाएगा। आप किसी और कंट्री के ऊपर इन एविडेंसेस के बेसिस पर साथ अटैक नहीं कर सकते। आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और ये प्रूफ करने के बाद ही कोई एक्शन लेना होगा। आपको डायलॉग करना होगा, आपको मिलकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और पाकिस्तान को कोलैबोरेट करना होगा इन इन्वेस्टिगेशंस में, ताकि वो इन टेरर ग्रुप्स या फिर इन टेरर आउटफिट्स को खत्म कर सके। इंडिया के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, जो कि पाकिस्तान ने एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह ऑफर भी किया था कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने सब कुछ डिनाई करके बदला ले ली और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दी। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने क्लेम किया कि उन्होंने 9 टेरर साइट्स को टारगेट किया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये जो 21 लोकेशंस इंडिया ने फाइंड आउट की हैं, उसके बाद जिन 9 लोकेशंस पर टारगेट किया गया, क्या वाकई में जो हेडक्वार्टर्स यहाँ पर मौजूद थे वो आज भी एक्टिव हैं या नहीं? ये टेरर कैंप्स बताए गए हैं मुजफ्फराबाद में 2, कोतली में, गुलपुर में, भिम्बर में, सियालकोट में, चक अमरू में, मुरिदके में और बहावलपुर में। लेकिन इंडिया में 9 लोकेशंस में से सिर्फ 2 लोकेशंस को प्रूव कर पाया है कि यहाँ पर एक्चुअली में एक्टिव हेडक्वार्टर्स काम कर रहे हैं, मुरिदके और बहावलपुर को लेकर, जहां पर मस्जिदों को टारगेट किया गया है स्पेसिफिकली। इंडिया का ये मानना है कि ये कोई मस्जिदें नहीं है, बल्कि मस्जिदों की आड़ में टेरर कैंप्स हैं, जहां पर फंडिंग या ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हो रहा है। और जब आप इंडिया की ट्रस्ट मी ब्रदर वाली सोर्सेज से प्रूफ जानना चाहेंगे, तो वो आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखाएंगे। कहते हैं देखो सैटेलाइट इमेजेस, ये है सुभान अल्लाह कैंप और यहाँ पर ट्रेनिंग होती। लेकिन एक काफी मासूमाना सवाल ये है, क्या आप इन सैटेलाइट इमेजेस को जूम इन करके ये बता सकते हैं कि अंदर कितनी एक्टिविटी चल रही, अंदर कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितनी फंडिंग हो रही है, कितनी ट्रेनिंग हो रही है? या फिर आपके पास सिर्फ ये सैटेलाइट इमेज ही है जिसको देखकर हम बस अंदाजे लगाते रहेंगे कि अंदर क्या चल रहा है? इंडिया ने जिन लोकेशंस को टारगेट किया, उसके बाद 21 सिविलियंस की जान गई। मिलिए इर्तिजा अब्बास से, ये 7 साल के एक आर्मी ऑफिसर के बेटे थे। की जाने वाली एयर स्ट्राइक्स में ये शहीद हो जाते हैं। हवा बीबी जो कि 3 साल की थी, बहावलपुर में इन एयर स्ट्राइक्स का निशाना बनी। जुबैर 4 साल, बहावलपुर में एयर स्ट्राइक्स का निशाना बने। मोहम्मद बिन जुबैर 4 साल के, बहावलपुर में इन एयर स्ट्राइक्स का निशाना बने। उमर बिन जुबैर 5 साल के, बहावलपुर में टारगेट किए गए। उमर मूसा अजद जम्मू कश्मीर से सिर्फ 12 साल के थे, एयर स्ट्राइक्स का निशाना बने। इसके अलावा पाकिस्तान ने कई पिक्चर्स भी शेयर की जहां पर सिविलियंस, औरतें और बच्चे इन एयर स्ट्राइक्स का निशाना बने। तो अगर इंडिया ये क्लेम करता है कि उन्होंने 100 टेररिस्ट को मार दिया, तो ये तस्वीर याद रखिएगा, ये चेहरे याद रखिएगा। इंडिया की नजर में ये छोटे मासूम बच्चे टेररिस्ट माने जाते हैं। यही वजह है कि आज इंडिया क्लेम तो करता है कि 100 टेररिस्ट्स को एलिमिनेट किया गया है, लेकिन न कोई लिस्ट मौजूद है, न कोई श्रेड ऑफ एविडेंस, न ये पता चल पाया कि उनकी बॉडीज कहाँ गई। पाकिस्तान ने इन्हीं सेम लोकेशंस पर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स भेजे को अलाउ किया गया है विजिट करने के लिए। उन वीडियोस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि मलबे के अंदर सिर्फ और सिर्फ शहीद कुरान के पेजेस नजर आते हैं। इसके अलावा मलबे में न कोई वेपनरी मिलेगी, न ही ट्रेनिंग का कोई सामान।
कुरान। तो अगर इन शहीद कुरान के सफ़ों को इंडिया के लिए बड़ी थ्रेट माना जा रहा है तो आई एम सो सॉरी। इंडिया तो बहुत बड़े खतरे में है क्योंकि पाकिस्तान के हर घर में कुरान मौजूद है। अब जरा बात करते हैं एक इंडियन मीडिया आउटलेट इंडिया टुडे की, जहां पर डिफरेंट टाइप्स के एविडेंस दिए गए हैं कि कैसे ये टेरर कैंप यानी कि सुभान अल्लाह टेरर कैंप अभी भी एक्टिव है। उन्होंने कहा कि दामियन साइमन, एक जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर, ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस शेयर की हैं। उन सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक 2011 और 2000 से लेकर 2000 तक इस सुभान अल्लाह कैंप का साइज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 2011 से 12 तक के दौरान कंस्ट्रक्शन हुई है और पाकिस्तान ने 2019 के आसपास इस पर टेक ओवर कर लिया। मैं सुभान अल्लाह के ऊपर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कंट्रोल ले लिया है, जो अब जैश-ए-मोहम्मद के कंट्रोल में नहीं है।